हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्ते, सत श्री अकाल। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि ये सबसे बेहतरीन चैप्टर है। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा के आए हैं। अब हम पढ़ाने वाले हैं आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। ये मेरे विचार से हर एज ग्रुप यानी कि स्टूडेंट के लिए ये तो जरूरी के चैप्टर है ही, वरना यहाँ पे ये जरूरी हर किसी के लिए है। क्योंकि ये जरूरी इसलिए है क्योंकि हर किसी को सही जानकारी हो जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए बेहतर होता है और वो बाकी प्रॉब्लम से भी लड़ सकते हैं अगर सही जानकारी हो। तो मैं आप सबसे बस यही कहूंगा कि जो भी लोग अगर इससे रिलेटेड संबंधित वीडियो को देखना चाहते हैं तो वो सभी लोग जुड़ जाए, क्योंकि अब जो सेशन स्टार्ट होने वाला है बड़ी ही बेहतरीन ढंग से हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको बताएंगे कि मैं इस चैप्टर के दौरान आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद अगला जो टॉपिक मैं कवर करूंगा तो वो मैं बात करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जो चीज हम कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए टॉपिक्स कौन कौन से लेंगे। टॉपिक्स आई रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजीज, प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। दूसरा नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे स्टेबलाइजेशंस, स्टेबलाइजेशंस ऑफ पॉपुलेशंस, बर्थ कंट्रोल। ये सबसे बड़ी बातें हैं आज के समय में, बर्थ कंट्रोल। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं पर्सनली तीसरा नंबर पे एमटीपी पे, एमटीपी मेडिकल्स टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी पे। उसके बाद चौथा नंबर पे हम बात करेंगे एसटीडी से रिलेटेड, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कह सकते हैं, इसे डिजीज भी कहा जाता था। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अच्छा, इसको डिजीज इसलिए नहीं कहा जाता है, इसको आज के डेट में एनसीईआरटी खुद ही इसको इन्फेक्शंस लिखती है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। एनसीईआरटी ने कुछ चीजें चेंज कर दी है, तो अब इसको डिजीज का मतलब एक बीमारी हो गया, बट ये क्या है, एक इन्फेक्शंस है। इन्फेक्शंस का मतलब हो गया कि फैलने वाला, ये एक दूसरे में से अस्त्रावित होने वाला, उसको हम लोग इन्फेक्शंस कहते हैं, है ना। तो इसके लिए इसको डिजीज नहीं कहा गया, इन्फेक्शंस कहा गया। अब हम पांचवा पॉइंट जो पढ़ने वाले हैं, इनफर्टिलिटी। तो ये 5 पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। यानी कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जो अभी के समय में जो समस्याएं हैं उससे हमें निवारण पाने के लिए हमें क्या क्या तकनीकी अपनाना चाहिए और वो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं इस टॉपिक में कवर अप करूंगा। दूसरा नंबर पे स्टेबलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशंस, बर्थ कंट्रोल। अभी के समय में ये बर्थ कंट्रोल की मैं क्या ही बात करूं, ये देख रहे हैं ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही, जनसंख्या में वृद्धि इतनी ज्यादा होती जा रही है कि पूछिए मत, है ना। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जनसंख्या वृद्धि हमारे लिए समस्या क्यों है, समझ रहे बातों की नहीं, क्यों है इतनी बड़ी समस्याएं, समझ रहे बातों की नहीं। तो इस सभी पे हम लोग पर्सनली एकदम बढ़िया से बात करेंगे, बस आप लोग दिल थाम के बैठो। मैंने कहा ना, ये वीडियो पर्सनली हर एज ग्रुप वाले देख सकते हैं, हर किसी को शायद ये कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाएंगे ये वीडियो, तो वो जरूर देखें, एकदम बढ़िया से देखें,
चलिए अब हम बात करेंगे एमटीपी। ये इसका नाम है मेडिकल टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी। देखिए ये इस पे तो सरकार ने भी बैन लगा रखा है, और इसके द्वारा कहा जाता है कि कुछ कंडीशन में एमनियोसेंटेसिस नाम तो आपने सुना होगा, इससे पता चल जाता है कि गर्भाशय में जो पल रहे जो बेबी है वो मेल है, सेक्स डिटरमाइन करने के लिए भी यूज किया जाता है। वैसे ये खास तौर पे किसी प्रकार के जो बीमारी होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, उसके लिए एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू ना एक इंजेक्शन होता है, उसके थ्रू उसका जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो लेकर सैंपल के थ्रू और लैब में ले जाकर उससे हमको क्रोमोसोम के आधार पे हम पता कर लेते हैं कि बेबी जो है वो मेल है या फीमेल है। बट ये करना कहीं ना कहीं कानूनी रूप से क्या है, हमारे लिए अपराध है। तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस चीजों, क्योंकि आपको पता है कि इससे क्या होता है कि मेल और फीमेल के रेशियो में कहीं ना कहीं गिरावट आ जाती है। बहुत सारे लोगों को के दिमाग में पहले ये भी था कि फीमेल है तो फीमेल जो है कुल का दिया नहीं है ना, लड़के हैं तो वो कुल का दिया, ऐसा कुछ करके ये मानना था। समझ रहे बात हो ना, जो कि एकदम गलत धारणा था कहीं ना कहीं, है ना। तो ऐसा नहीं है ना। तो इस हिसाब से एमटीपी करवा दिया करता था, अबॉर्ट करवा दिया जाता था जैसे ही पता चल जाता था कि हाँ बेटी है, या कुछ ऐसा है भ्रूण हत्या जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, ये एक पाप है ना। हर टिकट पे देखिएगा, ट्रेन के जो टिकट होते हैं उसके पीछे में ऐसा स्लोग लगाया रहता है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ऐसा कुछ करके दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये हमें उस तरह से मैसेज देता है, कहीं ना कहीं हमें इस चीजों पे भी इंगित करता है। चलिए आइए अब हम बात करते हैं एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। यहां देख रहे हैं आप, एक प्रकार का डिजीज है, ट्रांसमिटेड डिजीज है। हम इस पे भी बात करें, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक हम कवर अप करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव के बारे में। आइए हम अगर हम बात करें तो हेल्थ क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, तो एक बार मैं इसको मिटा लेता हूं, उसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे। चलिए आइए देखिए, तो सबसे पहला टॉपिक हम लेने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चलिए थोड़ा सा तेजी में रहेंगे हम लोग। चल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, एक मिनट। चलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूं, इसी में मैंने पढ़ा है, धीरे धीरे मैं आगे चलूंगा, है ना। पहले के समय में लोगों का क्या मानना था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस, है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस रिप्रोडक्टिव हेल्थी मींस फिजिकली फिटनेस, फिजिकली एंड फंक्शनली फिटनेस, फिजिकली फिटनेस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस रिप्रोडक्टिव organs and physically function of organs is called रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए मैं उतना ज्यादा लिखने वाला नहीं हूं, मैं बस आपको यहां पे थोड़े से मैंने परिभाषा लिख दिया है कि पहले लोग क्या समझते थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और अभी के डिफिनेशन में पहले में क्या बदलाव आया है। अच्छा यहां पे आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फिजिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर गुड, है ना, एंड द फिजिकली फंक्शन ऑफ ऑर्गन, यानी कि फिजिकली रूप से उसका फंक्शन करे ऑर्गन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव। यानी कि सिंपल सी बात है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पहले के समय में क्या मानना था कि
यानी कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एकदम बढ़िया बेस्ट रहे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे को ग्रोथ करे, है ना। तो इसी चीज को हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ मानते थे, है ना। यानी कि अभी के समय में आपको पता है कि लोगों को पहले से ही एक स्लोगन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है कि हम दो हमारे दो, ऐसे कुछ करके स्लोगन वगैरह भी दिया जाता है। ये शुरू से हमारे देश में इस सब चीजों पे शुरू से विचार किया जा रहा है। सबसे पहले अपने देश में जो कहते हैं ना परिवार नियोजन, वो उसकी शुरुआत हुई थी लगभग 1931 के करीब में, नहीं सॉरी 1971 के करीब में हुआ था लगभग, समझ रहा था। उस समय से अभी तक कहने का मतलब इसमें कंट्रोलिंग नहीं आया है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, समझ रहे बातों की नहीं। अब लेकिन इस लोगों का कहने का मतलब तो है हम दो हमारे गिन लो, कहने का मतलब कितना भी, समझ रहे हो बातों की नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं जो अभी जो WHO है, WHO का क्या कहना है ना। वो WHO जानते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डिफिनेशन देती है, सुनिए एक बार आप ध्यान से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वालों का क्या कहना है, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस expectation of reproductive health means expectations of social, physical, mental and behaviorals, है ना। वेल विंग्ड होना चाहिए, वेल विंग्ड, है ना। तो इसी को WHO वाले क्या कहते हैं भाई, इसी को आप क्या मानो कि वो ना क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थी है, वो पर्सन क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थी मींस, है ना, ऐसे हेल्थी मींस एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोशल, फिजिकल, मेंटल, है ना, बिहेवियरल्स वेलबींग होना चाहिए, यानी कि हर रूप से वो अच्छा होना चाहिए। चलिए एक लाइन में आप इसको अगर याद रखना चाहे तो ऐसे करके याद रखिए आप, PES इमोशनल लिखिए। चलिए इसमें मैं कवर अप कर लेता हूं, तो ये देखिए ये याद रख सकते हैं आप, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेशव, है ना। चलिए याद रखिए क्या, फिजिकल होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, उसके बाद सोशल्स भी होना चाहिए, और यहाँ पे मैं कुछ बातें यहाँ भी लिख देता हूं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, इधर नीचे आपको दिख नहीं पाएंगे हो सकता है। सोशल्स के बाद आप याद रख सकते हैं बिहेवियरल, सॉरी यहां पे ही लिख देता हूं, बिहेवियरल, है ना, बिहेवियरल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, बिहेवियरल, है ना, मेंटल, सब कुछ है। इस चीजों को वेल विंग्ड होना चाहिए, वेल विंग्ड, एक्सपेक्टेशन वाला भी हो, एक्सपेक्टेशन। अब देखिए ये सारे चीज जिसमें भी होते हैं उसी को हम रिप्रोडक्टिव हेल्थी मानते हैं। अब ऐसा क्यों, अभी आप ही सोचो कि अगर मान लो कि हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिंपल सा मतलब ये नहीं कि माने कहने का मेरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बहुत अच्छा है, हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे को प्रोड्यूस करें तो इसको हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहेंगे, नहीं कहेंगे ना, ये गलत परिभाषा है कहीं ना कहीं। अब देखो आप सिंपल सी बात समझो, जितने कम बच्चे होंगे, जनसंख्या जितने कम होंगे वो हर रूप से ठीक ठाक रहेगा, अंदाजा लगाओ आप, लगा सकते हो आप, सिंपल सी बात है। उसको हम अगर मान लीजिए कि कम बच्चे हैं तो उसका देख रेख अच्छा से हो पाएगा, उसकी परवरिश अच्छा से मैं कर पाऊंगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि आने वाले समय में जितने ज्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है, अब वो लोग सब ज्यादा जनसंख्या होगा तो उसका देख रेख कम होगा, अब अच्छे से उसका पालन पोषण नहीं करेंगे तो
उल्टा पुल्टा चीजें ज्यादा करेंगे, क्राइम की ओर बढ़ेंगे तो कोई कुछ करेंगे, समझ रहे बात हो ना। और ये एज ग्रुप एक ऐसा एज ग्रुप होता है ना, इस एज ग्रुप में जिस ओर बच्चे को कहने का मतलब घुमा दिया जाता है उसी ओर वो चला जाता है। तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या भी है, क्योंकि ये सारे चीज नहीं होंगे उसमें, फिजिकली तो हो जाएंगे, फिर ना इमोशन होंगे, ना सोशल होंगे, ना बिहेवियरल होंगे। ये सारी शिक्षा कहां से उसके पास आएंगे भाई? उसको पढ़ाओगे तभी तो आएगा ना, उसको एजुकेशन देना होगा ना। जब तक आप उसको इस समाज में इस तरह के स्तरों नहीं दोगे, तब तक अगर वो पढ़ेंगे नहीं, तब तक ये सारी चीजें उसके अंदर में संस्कार आएंगे ही नहीं। वो हो सकता है कि गलत डायरेक्शन में, दिशा में वो चला जाए। समझ रहे बात तो कि नहीं? तो हमारे यहाँ पे WHO का कहना है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसका कहीं ना कहीं सही परिभाषा ये है, और इसी को मान के, इसी जो इस चीजों को फॉलो करता है उसी को हम पर्सनली रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही मान के चलते हैं। ऐसा नहीं कि कहने का मतलब ऑर्गेन ठीक है और ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे बात हो कि नहीं? तो चलिए, कई वो भी डिफिनेशन ठीक है अपने जगह पे, लेकिन वेस्ट ये माना गया है। तो चलिए आगे की ओर हम बात करते हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं पॉपुलेशंस एंड स्ट्रेटर्जी से, है ना। प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटर्जी, आखिर हमें क्या क्या इस सब चीजों के लिए हमें यूज करना चाहिए। सबसे पहले आइए हम पॉपुलेशंस पे बात करते हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम और स्ट्रेटर्जीज पे बात करेंगे। चलिए दोनों चीज पे हम लोग बात करने वाले हैं, तो आइए हम पॉपुलेशंस पे बात करते हैं। चलिए आइए हम जरा सा इस पे पॉपुलेशंस पे बात कर लें। चलिए अब यहां तक आपको एकदम क्लियर कट हो गया होगा, किसी तरह से कोई दिक्कतें नहीं हो रही होंगी। चलिए यहां तक आपने अच्छे से समझ लिया, लिख लिया। तो अब हम बात करते हैं पॉपुलेशंस पे। पॉपुलेशंस, अब आपको पता है पॉपुलेशंस क्या होता है ना। ए सिंगल स्पेसीज और सिंगल स्पेसीज present in a particular area, particular area at a per unit time, particular area at a time, सीधा लिखिए at a time, is called populations, is called a population। देखिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा इसमें। अच्छा एक चीज देखिए, सिंपल सी बात देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कहा कि एक यहाँ पे ए है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंडिविजुअल कहेंगे, इंडिविजुअल कहेंगे, या आप एक सिंगल है इसलिए इंडिविजुअल कहेंगे। और ए एक इसके जैसा है ना, किसी पार्टिकुलर एरिया में बहुत सारे हैं, तो इसी चीज को ना हम लोग क्या कह लेंगे? पॉपुलेशंस कह लेंगे। क्या कहेंगे? पॉपुलेशंस कहेंगे। और यही बहुत सारा पॉपुलेशंस मिलकर, मान लीजिए कि किसी एरिया में ए बी है, बी भी है, ए है, बी है, ए है, बी है, और देख रहे हैं ना दो अलग अलग है, तो इसी को हम लोग, दो अलग अलग जो ग्रुप है, इसी को हम लोग क्या कह लेते हैं? कम्युनिटी कह लेते हैं, समुदाय कह लेते हैं, कम्युनिटी कह लेते हैं ना। और देखिए अगर मान लीजिए यही कम्युनिटी, समझ रहे बात हो कि नहीं? अब मान लीजिए इसके अलावा ये तो सेम स्पेसीज है, अब मान लीजिए इसके अलावा कोई और भी आ जाए, मान लीजिए ए बायोटिक और प्लस बायोटिक आ जाए, फिर कहिएगा ए बायोटिक, इसको कहते हैं अजैविक चीज आ जाएंगे, और यहाँ पे जैविक वस्तुएं आ जाएंगी। अजैविक का मतलब है निर्जीव और जैविक का मतलब है सजीव। ये दोनों अगर किसी पार्टिकुलर एरिया में आ जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, इकोसिस्टम कह लेते हैं। इकोसिस्टम कहते हैं, परिस्थितिकी, परितंत्र कहते हैं, है ना। अब यही परितंत्र मिलकर ना, आपको पता है क्या बना लेते हैं? इससे बड़ा स्फीयर बना लेता है, इसको हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं, है ना। जैसे अपना ये पृथ्वी है, इसमें सब कुछ आ जाएंगे, ए बायोटिक्स, समझ रहे बात हो ना, सारे चीज आ जाएंगे, है ना। लैंड एरिया, ये क्या हो जाएगा? लार्ज एरिया, है ना, लार्ज एरिया कवर करेगा लार्ज एरिया।
ये बड़ा एरिया हो जाएगा। ये जो मैंने बनाया भले ही छोटा बनाया, लेकिन ये अपने आप में क्या होगा, बड़ा होगा, लार्ज एरिया होगा। तो आप देख सकते हैं इंडिविजुअल सिंगल है, यानी कि एक अकेला चीज को क्या कहेंगे, इंडिविजुअल पॉपुलेशन देख लीजिए, कम्युनिटी, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। अब हम अगला बात करने वाले हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी भी एनसीईआरटी में एक शब्द दिया गया, आप कंफ्यूज होने लगेंगे कि सर ये डेमोग्राफी आपने नहीं बताया, मैं बता दे रहा हूं आपको। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी का मतलब, डेमोग्राफी का मतलब दरअसल होता क्या है, आप देखो जरा सा यहाँ पे, है ना, यानी कि साइंटिफिक रूप से किसी चीज को प्रस्तावित करना, समझ रहे बात हो ना, लोगों के बीच में रखना, प्रस्तुत करना, है ना, साइंटिफिकली, साइंटिफिकली formed by, scientifically formed by, scientifically परफॉर्म्ड करना, कोई चीज को क्या है कि वैज्ञानिक तरीका से किसी जगह पे डालना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। तो ये सारा चीज आप एक बार क्या करो, लिख लो अच्छे से।